आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा और नई कीमत ₹248.38 हो गई है। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत फी लीटर ₹255.14 मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ₹2.61 फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। नई कीमत ₹147.51 की गई है। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता होकर ₹161.54 फी लीटर हो गया है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में फी लीटर ₹3.85 इजाफा किया गया है और लाइट डीजल ₹2.61 फी लीटर सस्ता हुआ है। नई कीमत ₹147.51 हो गई है। नवंबर के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा किया गया है। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमतों में इजाफा नवंबर के लिए किया गया है। ओगरा ने एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर किया है और एलपीजी की कीमतों में ये इजाफा नवंबर के लिए किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में पास्को के ज़खायर से गंदम की फरहमी की समरी ज़ेर गौर आएगी। वजारत तिजारत के लिए भी 22 करोड़ रुपए की ग्रांट पर भी बातचीत होगी। वजारत दिफा के जहाज़ों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूरी दी जाएगी। ई पासपोर्ट की तैयारी के लिए 2.9 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी मुतवक्के है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में नैब और एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी ग्रांट पर गौर होगा। पास्को ज़खायर से गंदम की फरहमी की समरी भी ज़ेर गौर आएगी। पीआईए की निजकारी के वाहिद बोली दहिंदा की जानिब से पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली मुस्तरद। बोली दहिंदा ने बोली 10 अरब रुपए से बढ़ाने से इनकार करते हुए अपनी पेशकश पर कायम रहने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 30 लाख मुकर्रर कर दी थी। इस्लामाबाद में पीआईए के निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली खोलने के लिए तकरीब हुई। पीआईए की निजकारी के वाहिद बोली दहिंदा ने पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई, जिस पर बिडर और स्टेज पर मौजूद लोग भी मुस्करा दिए। 152 अरब असासों की मालियत एयरलाइन की बोली निजकारी कमीशन के लोग भी बिड देखकर परेशान हो गए। निजकारी कमीशन की जानिब से बोली दहिंदा को सोचने के लिए वक्त दिया गया, ताहम वक्फे के बाद दोबारा भी बोली दहिंदा अपनी दी गई बोली की पेशकश पर कायम रहे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद। कहते हैं पीआईए की निजकारी में हुकूमत को बड़ी कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत को पीआईए की रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब रखना चाहिए। पीआईए की निजकारी ना हुई तो एक साल में मजीद 100 अरब का खसारा होगा। मिफ्ता इस्माइल बोले, निगरान हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के लिए बहुत मेहनत की थी। पीआईए की निजकारी ना हुई तो 400 दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौम पीआईए की निजकारी में एक दिन की ताखीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात को इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी के शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के लिए नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन और मशरक़ वस्ता की इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा भी किया। मुलाकात में पाक कतर ताल्लुकात का जायजा लिया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने आला सतह वफूद और दो तरफा मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में देवान अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजाते खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबैन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा और कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन शेखा अल मियासा बिनते हमद बिन खलीफा अल सानी ने गैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में वज़ीर आज़म को नुमाइश में मौजूद फ़न पारे दिखाए और नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फ़नकारों से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है।
قطر میں مقیم پاکستانی دونوں ملکوں کے تعلقات مستحکم بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قطری قیادت کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کو سراہتے ہیں۔ قطر ہمارا دوسرا گھر ہے۔ قطر میوزیم کے ذریعے ثقافتی سفارتکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ منظر نمائش کے ذریعے پاکستان کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ نمائش پاکستان اور قطر کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاس ہے۔ قطر کے امیر کی جانب سے دورے کی دعوت پر مشکور ہوں۔ To be here today in Qatar, not only our second home, but it's a beautiful city, a 3-month-long unique celebration of Pakistan and Qatar culture. Amir of State of Qatar, who extended me a gracious invitation to inaugurate today's exceptional event. Qatar Museum, with its global outlook and dedication to cultural diplomacy, has set a new stage. Historically, Pakistan takes pride in over 5,000 years of its rich history. This exhibition is a testament to the great bonds of fraternity and affiliation among our two peoples. صدر پاکستان آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق گزشتہ رات دبئی ایئرپورٹ پہنچنے پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا۔ صدر آصف علی زرداری کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد ہسپتال میں صدر آصف علی زرداری کے پاؤں پر پلاسٹر کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر کیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری گھر منتقل ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کے پاؤں میں فریکچر پر ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا صدر مملکت آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کے پاؤں میں فریکچر پر ان کی خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ نے امریکی کانگریس ارکان کے خط کو ملکی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ ارکان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبرد آزما ہے، جسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی جیل سے تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر منفی مہم میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی کانگریس ارکان کے خط کے جواب میں پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی سمیت دیگر حکومتی اتحادی پارٹی کے ارکان شامل۔ خط میں کہا گیا کہ کانگریس ارکان کا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبرد آزما ہے، جیسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے لکھا، فروری 2024 کے انتخابات کے بارے میں کانگریس ارکان کے خیالات غلط ہیں۔ عالمی سطح پر انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تقسیم کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی کوشش رہی ہے کہ وہ انتخابی مشق کو بدنام کرے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کانگریس ارکان کی جانب سے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ عدالتی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے طالبان کے بارے میں معذرت خواہانہ تبصرے، غلط صنفی نظریات، پارلیمانی جمہوریت کی توہین، سفارتی اصولوں کی بے عزتی ان کا کردار ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد، مجرمانہ دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ 9 مئی کو ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کرائی، جیل سے انتشار اور تشدد پر اکسایا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے سوشل میڈیا کو انتشار، بدامنی پھیلانے اور ریاست کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا۔ 2014 میں بھی پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملے کے لیے اکسایا گیا۔ خط میں یہ بھی لکھا کہ کانگریس ارکان کے ایک ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے جس نے لاس اینجلس کی عدالت میں اپنی بیٹی کی ولدیت سے انکار کر دیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بدعنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہا ہے۔ مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے آکسفورڈ یونیورسٹی نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو چانسلر کی امیدواری سے نکال دیا۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے ووٹرز کے ایک مخصوص طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے دیگر ممالک کو انتخابی میدان میں گھسیٹنا ناجائز ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ تاریخ کا سب سے سنگین بحران پیدا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مخالفین بھی کہنے لگے ہیں پنجاب میں نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے۔ مخالفین انتشار اور فساد پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں۔ کام کرنا کسی کو آتا ہی نہیں، نقل کے لیے عقل چاہیے، یہ تو کسی کی نقل بھی نہیں کر سکتے، چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، اب تم نے اقتدار میں نہیں آنا، حکومت میں آئے تو فتنہ فساد، لیکن کارکردگی صفر ہے۔ صفر کارکردگی والے پنجاب حکومت پر بہتان تراشی کرتے رہے ہیں۔ پنجاب میں انتشار جبکہ حکومت اور کسان کے درمیان سازش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ترقی کی راہ میں نون لیگ کا کوئی ثانی نہیں، کارکردگی میں نون لیگ کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا اور بھاری رہے گا۔
पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल व करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, आवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। जब हम इक़्तिदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान डोगरा राज से आज़ादी का दिन। आज ही के रोज़ कई दहाइयाँ कबल गिलगित बल्तिस्तान के गजूर आवाम ने आज़ादी के लिए अजीम जिद्दोजहद शुरू की। गिलगित स्काउट्स और मकामी जाबाजों ने बगावत करके महाराजा का कंट्रोल ख़त्म किया। डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फ़िज़ाओं में पाकिस्तानी परचम लहराया गया। 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान को भी हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद करा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में हिंदू अफवाज की शिकस्त आज भी एक बड़ा मार्का तस्लीम किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान दिफाई, सयाहती, माशी और सकाफती एतबार से भी अहम मकाम है। महकमा पासपोर्ट ने शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी। शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हदूद के दायरे इख्तियार में नरमी दी जाएगी। शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। डीजी पासपोर्ट का कहना है कि फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। नई पॉलिसी के तहत शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवाने के अहल होंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि कौमी मसाइल के हल के लिए सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर इत्तेफाक राय वक्त की ज़रूरत है। दौलताला में तकरीब से खिताब करते हुए राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि अमन व अमान के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। मुल्क को अमन और भाईचारे की सख्त ज़रूरत है। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हम सबको मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, हम सिद्के दिल से पाकिस्तान की हालत ज़ार तब्दील करने की कोशिश करें तो यकीनन पाकिस्तान अक़वाम आलम में इज़्ज़त व वक़ार और सरबलंदी हासिल कर सकता है। तकरीब में एडिटर इन चीफ रोजनामा औसाफ OABN न्यूज़ महताब खान और राजा जावेद अशरफ भी मौजूद थे। UAE गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए मजीद बढ़ा दी। एमनेस्टी स्कीम के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुतादिद गैर मुल्कियों ने खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। दुबई में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को ज़्यादा मौक़े देने के लिए स्कीम की मुद्दत बढ़ाई ताकि जो अफराद स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सके वो भी फ़ायदा उठा सकें और ख़ुद को रजिस्टर्ड करा लें। एमनेस्टी स्कीम में तोसी के बदले UAE में पाकिस्तानी कौंसलेट ने भी अपने दफ्तरी औकात कार बढ़ा दिए हैं ताकि गैर कानूनी पाकिस्तानी खुद को रजिस्टर्ड करवा कर कानूनी तौर पर दुबई में रोज़गार कमा सकें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।